Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started beginning with the 31st question of the Science and Tech. As you know, we have already covered 3 videos of the Science and Tech. If you have not watched, please visit of that. If you will visit on that, that will boost your confidence regarding competitive syllabus. And friends, please visit all the videos I have uploaded on my channel, because I am putting videos over the my channel in the continuous basis. Means I am posting videos near about the 2 video. One is vocabulary and one is for the GS paper. If you want to crack any government competitive exam, then you have to watch all the videos. Then only you will able to recollect all the things in your examination. Because if you will watch only one video, you will create a doubt in your mind about that thing. If you will watch all the videos, then different doubts can be connected by the help of the repeating the things. Okay friends, आगे बढ़ते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी और यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं. और ये एक बिल्कुल प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आईएएस या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन कैसे आता है. सीरियल नंबर है और डिफेंस वेपन इक्विपमेंट है या फीचर्स है, मतलब पेयर्स दिए हैं, कौन सा पेयर्स करेक्ट है और रॉन्ग है ये बताना हमें. जैसे पार्थ जो है एच और आई ऑफ पार्थ है, इसमें पार्थ ये क्या, इंजन्स पावर्ड बाय द इंडियन बायोजेट फ्यूल. सेकेंड है सागरिका, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है क्या. थर्ड है AN-32, ये गन शॉट लोकेटर है. फोर्थ है रुस्तम 1, क्या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है. विच ऑफ द गिवन अबो आर करेक्टली मैच, इन पेयर में से कौन सा करेक्ट मैच है वो अपना आंसर मार्क कीजिए आप. अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी, क्वेश्चन पेपर में इजी से सॉल्व हो जाएगा आपका. ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. फर्स्ट पेयर करेक्टली मैच है, पार्थ है. पार्थ इज ए गन शॉट लोकेटेड डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी. तो गन शॉट मतलब कहाँ से गोली आई उसको लोकेट करेगा, कहाँ से गोली चल रही है. इंडियन आर्मी के द्वारा विद ए प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर बनाया. इट कैन गिव एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए बुलेट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द 400 मीटर. 400 मीटर से ये बता देगा कि आपकी गोली कहाँ से आ रही है, कहाँ से चल रही है. विच विल हेल्प इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन. इट डजेंट हैव इंजन्स, मतलब ये जो इंजन के बारे में बात की गई है कि जेट फ्यूल से चलने वाला इंजन नहीं है ये. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट मैच है. सॉरी मैंने करेक्ट बता दिया, इनकरेक्ट है क्योंकि ये गन शॉट है ना कि जहाज है जो इंजन नहीं है ये. तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. जो सागरिका K-15 मिसाइल इज द सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो पानी के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल होती है, लॉन्च होती है, वो K-15 है. सागरिका, सागर से याद रख सकते हैं कि पानी के अंदर से लॉन्च होने वाली मिसाइल है सागरिका. तो इसका लैंड बेस सोरिया मिसाइल है, जो लैंड बेस सोरिया मिसाइल है उसका ही वर्जन है. मीडियम रेंज K-15 बैलिस्टिक मिसाइल हैज ए रेंज बिटवीन 700 किलोमीटर टू 1500 किलोमीटर विद वेरिंग पेलोड. इट इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO द्वारा डेवलप की गई है. सागरिका बोलते हैं, पानी में से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है. थर्ड इनकरेक्टली मैच है AN-32. आपको पता ही है कि एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट है हुज इंजन्स आर पावर्ड बाय द बायोजेट इंजन. अभी पहले भी न्यूज़ में था कि भाई जो ये है मेथनॉल यूज करता है अपने इंजन के चलने के लिए, जो कि हमारा ग्रीन इकोनॉमी या जो है हम जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ एक प्रमोशन है अपना. द फ्यूल इज डेवलप्ड फ्रॉम द एडिबल फ्रॉम द ट्री बोर्न ऑयल. पेड़ से जो फ्यूल बनता है, बायोफ्यूल, जो पेड़ों से तेल निकलता है उससे बनता है. इट रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एंड क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स डिपेंडेंसी. वही ये कार्बन एमिशन कम होता है, फुटप्रिंट, और हमें क्रूड ऑयल पे जैसे जो अपना फ्यूल है या ATF है उस पर डिपेंड होना कम होता है हमारा. फोर्थ स्टेटमेंट करेक्टली मैच है. रुस्तम वाज इन एन कंपोजिट 800 kg क्लास शॉर्ट रेंज रिमोटली पायलटेड. तो रिमोट से जो चलता है एयरक्राफ्ट वही है रुस्तम 1. इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस सर्विलेंस रेकनसेंस, मतलब
इंटेलिजेंस का काम करता है, सर्विलेंस का काम करता है, जासूसी का काम करता है, टारगेट एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग एंड द इमेज एक्सप्लोरेशन। तो इमेज लेके आ सकता है। इट इज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 1 डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फ्लावोनॉइड्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्लावोनॉइड्स के बारे में बात की गई है। दे आर दी phytonutrients found in almost all fruits and vegetable। सेकेंड है दे आर एंटीऑक्सीडेंट विद एंटी-inflammatory and immune system benefits। They can synthesize artificially in the laboratory। क्या उनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाया सकता है। और सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में है कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो एक तो ज्वलन पैदा करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है, तीनों ठीक हैं। जो फ्लेवोनाइड्स है वेरियस कंपाउंड्स फाउंड नेचुरली इन मैनी फ्रूट्स, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में नेचुरली मिलता है फ्लेवोनाइड्स। दे आर आल्सो फाउंड इन द प्लांट्स प्रोडक्ट्स लाइक वाइन, टी, चॉकलेट में भी मिलते हैं। तो फ्लेवोनाइड्स क्या होते हैं, आर फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मतलब प्लांट केमिकल्स देते हैं जो हमें पेड़ों से पौधों से केमिकल्स मिलते हैं। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अलोंग विद द कार्टोनाइड्स, ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विविड कलर ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल। इन्हीं की वजह से, फ्लेवोनाइड्स की वजह से आपका कलर रहता है अलग अलग फूलों, पत्तियों का या फ्रूट का, सब्जियों का। ऑर्गेनिक पिगमेंट है जिसकी वजह से कलर रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून सिस्टम बेनिफिट्स। इससे हमारी एक तो इन्फ्लेमेशन नहीं होता पेट में खाने से, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होने देता, एंड जो बेनिफिट हैं इसके कि हमारा इम्यून सिस्टम बिल्डअप करता है। ए डाइट रिच इन द फ्लेवोनाइड्स कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज रिलेटेड टू हार्ट है, लीवर, किडनी, ब्रेन एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज। तो किडनी और हार्ट को अपने को बचा के रखता है, फ्लेवोनाइड्स नाम है इसका। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम द अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में सिचुएटेड है, अगरकर इंस्टीट्यूट, तो 1-लाइनर आपका ये बनेगा। अगरकर जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, हैज फाउंड द फर्स्ट सिंथेटिक रूट फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लेवोनॉइड्स मॉलिक्यूल रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी एंड चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया और टीबी के लिए इसका जो है यूज किया जा सकता है। ARI इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो अगरकर इंस्टीट्यूट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, तो ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33rd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ब्लैक होल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपको ये जो ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। ए है द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कैप्चर्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ ए ब्लैक होल। तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने क्या पहली इमेज कैच की थी, क्या ब्लैक होल की। बी है सुपरमैसिव ब्लैक होल कुड अराइज फ्रॉम द लार्ज क्लस्टर ऑफ द डार्क मैटर। जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है बहुत बड़ा, कुड अराइज फ्रॉम द लार्ज क्लस्टर ऑफ द डार्क मैटर। तो ये उत्पन्न हो सकता है मतलब डार्क समूह से, क्लस्टर ऑफ डार्क मैटर के समूह से हो सकता है क्या। सी है द सन इज नॉट एनॉर्मस एंड इज नॉट एन एनॉर्मस स्टार टू फॉर्म ए ब्लैक होल। मतलब सन इतना बड़ा नहीं है, उससे क्या ब्लैक होल बनेगा या नहीं बनेगा। डी है सैगिटेरियस, A is a black hole located at center of the एंड्रोमा गैलेक्सी। तो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है उसके बीच का क्या ब्लैक होल, सैगिटेरियस नाम है उसका। कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इनकरेक्ट पूछा गया है इसमें, तो डी आंसर इसका इनकरेक्ट है। ब्लैक होल क्या होता है पहले तो ये पढ़ लेते हैं। ब्लैक होल इज ए रीजन ऑफ द स्पेस हैविंग ग्रेविटेशनल फील्ड सो इंटेंस, मतलब वहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, नो मैटर और रेडिएशन कैन एस्केप, वहां से कोई मैटर नहीं जा सकता, वो उसके अंदर अपने आप अंडर अट्रैक्ट किया। ब्लैक होल कैन बी फॉर्म्ड बाय द डेथ ऑफ द मैसिव स्टार। कोई बहुत बड़ा स्टार है उसकी डेथ हो जाती है तो ब्लैक होल बन जाता है। इसकी इमेज कैप्चर करना भी बहुत मुश्किल था, तो ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का नाम है। टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीजें देखता है, इसका नाम है इवेंट होराइजन। और ये ऐसे इतने बड़े बड़े होते हैं, उसको कहीं से कहीं ले जा नहीं जा सकता। ये एरिजोना जैसे एज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैप्चरिंग इमेज ऑफ द ब्लैक होल्स यूजिंग ए वर्चुअल अर्थ साइज, जो अर्थ की साइज के हैं ये उसको कैच कर लेता है ब्लैक होल। इट सिचुएटेड एमिशन रीजन्स ऑफ द टू सुपरमैसिव ब्लैक होल्स विद द लार्जेस्ट अपेरेंट इवेंट होराइजन कैप्चर द फर्स्ट इमेज ऑफ द
ब्लैक होल। तो इतना बड़ा होता है, ये अलग अलग जगह पे रखे गए हैं, पर्टिकुलर जगह पे इसको लाया ले जा नहीं सकता, इससे ही वो इसका ब्लैक होल की इमेज ली गई है, बहुत बड़े जो ब्लैक होल है। बी करेक्ट है, द लार्जेस्ट ब्लैक होल्स आर कॉल्ड सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। जो लार्जेस्ट ब्लैक होल हैं उनको सुपरमैसिव ब्लैक होल बोलते हैं। दे आर टू बी अराइज फ्रॉम लार्ज क्लस्टर ऑफ द डार्क मैटर। तो ये उत्पन्न होते हैं जो डार्क मैटर का बहुत बड़ा क्लस्टर है, समूह है। These black holes may have masses more than the 1 million sun together। मतलब 1 मिलियन के अगर 10 लाख सन इकट्ठा हो जाएं तो इतना ही बड़ा रहता है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, एवरी लार्ज गैलेक्सी कंटेन्स ए सुपरमैसिव ब्लैक होल एट इट्स सेंटर। हर एक गैलेक्सी में सेंटर में ब्लैक होल रहता है। सी स्टेटमेंट करेक्ट है, द सन विल नेवर टर्न इनटू द ब्लैक होल बिकॉज इट्स साइज नॉट बिग इनफ टू मेक इट एलिजिबल फॉर द ब्लैक होल। तो सूर्य का अपना इतना बड़ा साइज नहीं है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सैजिटेरियस ए इज ए ब्लैक होल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो सैजिटेरियस है धनु बोलते हैं, तो जैसे सैजिटेरियस राशि भी होती है आपकी होरोस्कोप, जो धनु राशि मतलब धनु, तो एक ब्लैक होल है, मिल्की वे अपने आकाश गंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the antibiotic resistance, consider the following statements। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब हम एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, उसके खिलाफ हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा होता था, आगे इफेक्ट नहीं करती जब कोई बीमारी होती है तो उसके बारे में स्टेटमेंट है। इट अकर्स ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रहे हो, सभी एंटीबायोटिक को ले रहे हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा तो। सेकेंड है, any bacteria that routinely infect humans, animals and crops may become a superbug। कोई भी बैक्टीरिया जो आदमी को इन्फेक्ट करता रहता है, एनिमल्स को करता रहता है, क्रॉप को करता रहता है, उसको सुपरबग बोलते हैं, सुपरबग बन जाता है, उसको ही मतलब मारा नहीं जा सकता। थर्ड है, इंडिया हैज लॉन्च ए रेड लाइन कैंपेन टू कम्बैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इंडिया ने रेड लाइन कैंपेन चलाया है क्या? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड ओनली, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस occurs when bacteria evolves mechanism that protect them from the effects of the antibiotic। मतलब एंटीबायोटिक है जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जब मैकेनिज्म ऐसा बना लेता है जो बैक्टीरिया है दैट प्रोटेक्ट्स देम इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक। आगे हम एंटीबायोटिक लेंगे उसका इफेक्ट्स नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट हैपेंस ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेटरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। आप अंधाधुंध लेते रहेंगे एंटीबायोटिक्स तो आप में ये हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें बोला गया है सुपरबग्स। सुपरबग्स क्या है? जो मतलब जिनको मारा नहीं जा सके क्योंकि उन पे एंटीबायोटिक का असर ही नहीं हो रहा है। तो सुपरबग्स आर द स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब उनके स्ट्रेन्स हैं, मतलब कुछ पार्ट है उसका, वायरस एंड पैरासाइट्स फंगी दैट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीमाइक्रोबियल एनी जर्म बैक्टीरियल फंगल स्ट्रेन्स दैट रूटीनली इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्रॉप्स में बिकम ए सुपरबग। तो ये सुपरबग बन सकते हैं इनको अगर मान लो रोका नहीं जाता है या फिर हम एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, या फंगी भी हो सकता है, आदमियों में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है, क्रॉप में भी हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया हैज लॉन्च ए लाइन कैंपेन, रेड लाइन कैंपेन अकॉर्डिंग टू व्हिच एंटीबायोटिक्स शुड बी नॉट बी सोल्ड ओवर द काउंटर विद ए प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। मतलब डॉक्टर का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके प्रिस्क्रिप्शन में बिना एंटीबायोटिक मिलने नहीं चाहिए मेडिकल स्टोर पे, केमिस्ट शॉप पे हमें। यही रेड लाइन कैंपेन है। तो आपका वन लाइनर आ जाएगा कि आपकी रेड लाइन, मान लो ग्रुप सी का एग्जाम देते हो तो उसमें आ जाएगा कि रेड लाइन कैंपेनर किसके लिए रहता है। तो एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज हो रहा है, उसको कम करने के लिए रेड लाइन कैंपेन इंडिया में लॉन्च हुआ था। द सक्षम कैंपेन रिसेंटली इन द न्यूज विज रिलेटेड टू अफेयर्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम कैंपेन के बारे में बात की गई जो न्यूज में था वो किसके लिए है? ये है sensitization of the masses about the conservation and efficient use of petroleum products। मतलब सेंसिटाइजेशन मतलब उनमें सेंस बनाओ आदमियों में, मासेस में, पब्लिक में कि कंजर्वेशन करना चाहिए हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, क्योंकि आगे ये खत्म होने वाले हैं और हमारा 80% इम्पोर्ट ही रहता है। सेकंड है डिजिटल लिटरेसी कैंपेन फॉर द एल्डरली ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। तो डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात की है, जो बड़ी उम्र के आदमी हैं उनके लिए नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, सक्षम बोलते हैं क्या उसको। सी है इराडिकेशन ऑफ द मैनुअल स्क्वेंजिंग एंड सिमिलर प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री। मैनुअल स्क्वेंजिंग मतलब आदमी खड्डों में जाके, जैसे जो लोअर कास्ट के होते हैं बेचारे को, उनको काम करना पड़ता है अंदर घुस के और सारे बैरियर को पार करके, क्योंकि पैसे उनको पेट की भूख मिटाने के लिए। क्या उसको रोकने के लिए सक्षम कैंपेन है। डी है प्रिवेंशन ऑफ द
प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फीमेल फोर्टिसाइड्स, मतलब प्री नेटल जो आपका पैदा होने से पहले पेट में बच्चा है उसको चेकअप करवाने के रोकने के लिए, या फोर्टिसाइड जो बच्चे को गिरा देते हैं उसके लिए है ये। तो इसका सॉल्यूशन ए है। सक्षम क्या है? सक्षम की फुल फॉर्म है कि संरक्षण समता महोत्सव। संरक्षण समता महोत्सव इज ए कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन PCRA। तो to sensitize the masses about the conservation and efficiency of the petroleum product, aiming to achieve better health and environment. It is annual 1 month long people centering fuel conservation mega campaign which will convince consumer to switch to cleaner fuels and bring in the behavioral change। मतलब आदमी को बिहेवियर में चेंज आएगा और क्लीन जो है रिन्यूएबल सोर्स है उनकी तरफ बढ़ेंगे, पेट्रोलियम वगैरह को कम यूज करेंगे, इसके लिए सक्षम बोलते हैं। तो सक्षम अक्षमता महोत्सव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया फर्स्ट अनमैन टैंक मंत्रा। तो जिसमें आदमी ने बैठे मंत्रा बोलते हैं, तो उसके बारे में स्टेटमेंट है इट कैन बी डिप्लॉयड फॉर द माइन डिटेक्शन एंड रिकॉन्नाइसेंस ऑपरेशन। माइन डिटेक्शन के बारे में पता लगा सकता है या जासूसी कर सकता है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर द सर्विलेंस ऑफ द सी टारगेट्स। ये सर्विलेंस कर सकता है सी टारगेट्स के लिए भी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सॉल्यूशन बी है मंत्रा। मंत्रा इज इंडिया फर्स्ट अनमैन टैंक है, इसमें आदमी नहीं बैठता टैंक में। इट इज एन एक्रोनिम ऑफ द मिशन, मंत्रा से मिशन अनमैन ट्रैक्ट, तो इसको मिशन अनमैन ट्रैक्ट बोलते हैं। इट वाज रोल्ड बाय द DRDO in 2017। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर द 3 वेरिएंट्स ऑफ द मंत्रा। दे आर डिप्लॉयड फॉर द अनमैन सर्विलेंस, एस से सर्विलेंस, मंत्रा एस सर्विलेंस, डिटेक्टिंग माइंस, मंत्रा एम माइंस, फॉर रिकॉन्नाइसेंस इन एरिया विद रिस्क ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन और बायो वेपन, मंत्रा एंड न्यूक्लियर। तो 3 वर्जन है इसके। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। मंत्रा इज ए ट्रैक्ट एम्फीबियंस BMP ICV इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल, ICV बोलते हैं। इन्फेंट्री होता है जो पैदल चलने वाली फौज होती है, उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। डिजाइन एंड डेवलप्ड फॉर द अनमैन सर्विलेंस ऑफ द ग्राउंड एंड सी टारगेट्स विच इज टेली ऑपरेटेड फ्रॉम मंत्रा B। तो ये टेली ऑपरेटेड है मंत्रा B से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37th क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलोर में है और ये इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जो बाहर के मान लो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम करती है। और जैसे कि मान लो इसके पास PSLV पैसिव सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल वगैरह या GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल रहते हैं और उसके द्वारा हम दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। ये हमारी प्राइवेट आर्म है। NSIL इज ए शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। क्या शेड्यूल ए कैटेगरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर है या इट इज द कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो। ये कमर्शियल आर्म है क्या इसरो की। थर्ड है इट विल हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ द GSLV PSLV थ्रू इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स। तो क्या प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर GSLV PSLV बनाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड और सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड फ्रेंड्स आप मान लो अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर आप कोई बीच में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके आंसर करेक्ट नहीं मिल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक्सपीरियंस में बताता हूँ तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। दूसरा क्या है कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज़ में है, उनको फिर उनके हिस्ट्री से उनके मान लो स्टैटिक पोर्शन से पूछेंगे, करंट को स्टैटिक पोर्शन से पूछते हैं। कोई मतलब एक लाइन नहीं है कि ये स्टैटिक का ये करंट का है, पहले करंट में पूछेंगे फिर उसका स्टैटिक में जाके पूछ लेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसका सॉल्यूशन बी है। PSLV C51 इज द फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जो पैसिव सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, C51 है उसका वर्जन। फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो पहला ही डेडिकेटेड है। इट सक्सेसफुली लॉन्च अमेजोनिया। तो ब्राज़ील में जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, ब्राज़ील का ही सैटेलाइट है अमेजोनिया 1 अलॉन्ग द 18 को पैसेंजर सैटेलाइट, मतलब 18 और सैटेलाइट भेजे गए हैं
मतलब ये 28 फरवरी 2021 को भेजे गए फ्रॉम दिस धवन स्पेस सेंटर सार श्री हरिकोटा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। NSIL इज ए शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ए कैटेगरी की है ये। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, इट इज कॉमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो, कॉमर्शियल आर्म है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। NSIL will assist in the manufacturing of the launch vehicle PSLV, SSLV, small satellite launch vehicle, GSLV नहीं बनता, only through the Indian industry, Indian industry के थ्रू है, will be responsible for the providing launch service to the customers on board SSLV, PSLV and GSLV launcher। तो कोई भी उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये बस इसमें ये गलत है कि इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है। PSLV GSLV भी बनाते हैं, सारे लॉन्चर बनाते हैं, तो उनके थ्रू उनका लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द वेस्ट नाइल फीवर डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्ट नाइल फीवर के बारे में बताई गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए वायरल डिजीज कोज बाय द जेनस विच इंक्लूड डेंगू वायरस, मतलब जेनस प्रजाति। क्या ये वायरल जो डिजीज है कोज बाय द जेनस, बाय जो डेंगू वायरस है उसी प्रजाति का वायरस फैलाता है क्या? सेकेंड है, इट अफेक्ट्स आर सीवियर इन्फ्लेमेशन अराउंड द ब्रेन टिश्यूज एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन टिश्यू में या स्पाइनल कॉर्ड के आसपास में जलन पैदा कर देता है, तो इन्फेक्शन दे देता है। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, आदमी से आदमी में ट्रांसफर नहीं होता। क्या वेस्ट नाइल फीवर है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका सॉल्यूशन डी है। जो वेस्ट नाइल फीवर है कैन कोज न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरो मतलब आपके माइंड से रिलेटेड, डेथ इन द पीपल। इट इज कॉमनली फाउंड इन द अफ्रीका, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया में भी मिलता है। द वायरस इज मेंटेन इन द नेचर इन ए साइकिल इन्वॉल्विंग ट्रांसमिशन बिटवीन बर्ड्स एंड द मॉस्किटोज, तो आपके पक्षियों में और मक्खियों में ट्रांसमिट होता रहता है। ह्यूमन्स, हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स कैन बी इन्फेक्टेड, आदमी भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हॉर्स भी, अदर मैमल्स जो स्तनधारी हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द वेस्ट नाइल वायरस इज ए मेंबर ऑफ द फ्लावीवायरस जेनस एंड बिलोंग्स टू द जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ द फैमिली फ्लाविडाई। द फ्लावीवायरस जेनस इंक्लूड्स वेस्ट नाइल वायरस, डेंगू वायरस एंड येलो फीवर वायरस या जिका वायरस, तो ये फ्लावी वायरस से रिलेटेड रहते हैं, डेंगू का भी, येलो का भी, जीका का भी, मतलब उनकी एक ही प्रजाति है, एक ही उनकी वंशज हैं, तो उनसे ही ये आए हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस डिजीज दैट कोज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स व्हिच मे रिजल्ट इन द डेथ, इट अफेक्ट्स आर सीवियर इन्फ्लेमेशन अराउंड द ब्रेन एंड टिश्यू। तो जीका वायरस आपने भी देखा था, और ऐसा ही ये बीमारी की दिमाग के अराउंड में आपको वेस्ट नाइल फीवर है जो उससे भारी सिर हो जाएगा जीका वायरस में। ऐसे ही बच्चे बिहार में बहुत सारे मारे थे इससे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। टिल डेट नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द वेस्ट नाइल फीवर थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, आदमी से आदमी में ट्रांसफर नहीं होता है, बट पक्षियों से, आपकी मॉस्किटो से ये वेस्ट नाइल फीवर आता है और ये डेथ के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39th question. Consider the following statement with reference to the recent findings of the Geological Survey of India regarding presence of the red panda in India. Red panda के बारे में Geological Survey of India ने क्या क्या बात की है? First statement, India is a home to only Himalayan red panda and the Chinese red panda is not present in India. क्या चाइनीज रेड पांडा इंडिया में प्रेजेंट नहीं है? हमारे इंडिया में क्या हिमालयन रेड पांडा ओनली है? सेकेंड है, द सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश स्प्लिट्स रेड पांडा इनटू 2 सब स्पीशीज। तो सियांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में, आपको यहाँ से 1 लाइन क्वेश्चन मिल गया कि अरुणाचल प्रदेश में ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, सियांग है, दिहांग है, लेबांग, ये रहते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, डी है कोई सा भी ठीक नहीं है। इसका सॉल्यूशन बी है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रीमियर मतलब बहुत ही एमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन द जियोलॉजिकल रिसर्च एंड द स्टडीज टू प्रमोट सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसर्च ऑफ द फोना इन द कंट्री। तो फोना के बारे में रिसर्च करता है। फोना मतलब आपके पेड़ पौधे। इट वॉज फाउंडेड, फ्लोरा है जो पेड़ पौधे, फोना है जो जीव जंतु हैं। ऑन द 1 जुलाई 1916 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा।
फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज कंक्लूडेड दैट इंडिया इज ए होम टू द बोथ सब स्पीसीज ऑफ द रेड पांडा, हिमालयन रेड पांडा एंड द चाइनीज रेड पांडा। दे हैव काउंटर्ड ए चाइनीज स्टडी विच क्लेम दैट चाइनीज रेड पांडा स्पीसीज नॉट इन प्रेजेंट। मतलब इंडिया में चाइनीज रेड पांडा मिलता है और हिमालय वाला भी मिलता है, बट चाइनीज के एक जर्नल में कहा गया था कि इंडिया में नहीं मिलता चाइनीज रेड पांडा। और फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, आप क्या है इनके थ्रू फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। मोस्टली आप वीडियो कवर करोगे तो आपका पूरा ही सिलेबस जो यूपीएससी का है या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक्सप्लेनेशन में जो आप पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्दर इट सेज दैट सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश स्प्लिट इनटू रेड पांडा इनटू 2 सब स्पीसीज। वही चाइनीज और उसमें सब स्पीसीज में बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कार्बन नैनोट्यूब्स, कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में बात की है, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? दे कंसिस्ट ऑफ ए हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ये हेक्सागोनल शेप है, 6 जिसके वो रहते हैं कोने, तो हाइब्रिडाइज है, कार्बन एटम्स होते हैं क्या। सेकंड है द रोलिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ग्रेफेन्स लेयर्स। तो इनकी रोल करना ग्रेफेन्स लेयर्स डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनोट्यूब। तो इसकी ट्यूब बताती है कितनी लेयर रोल की हुई है। दे कैन ओनली बी यूज इन द मल्टी लेयर्स एज इन थिकनेस ऑफ द नैनोट्यूब। ये क्या मल्टी लेयर में भी यूज कर सकता है इनको। दे आर सुटेबल फॉर द फील्ड एमिशन बिकॉज ऑफ द देयर हाई एस्पेक्ट रेशियो। तो हाई एस्पेक्ट रेशियो होता है क्या, फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। कार्बन नैनोट्यूब्स क्या होते हैं? और सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ द रोल्ड अप शीट्स ऑफ द सिंगल लेयर कार्बन एटम्स ग्रेफिन। तो कार्बन एटम जिसका नाम है ग्रेफिन, जैसे ग्रेफाइट से आप याद रखते हैं, ग्रेफिन नाम है उसका। कार्बन नैनोट्यूब्स आते हैं सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल हैं, सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल हैं मतलब ऐसे सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं दैट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप शीट्स। रोल मान लो इसको रोल कर दिया सीट को, सिंगल लेयर कार्बन एटम्स, सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन नैनोट्यूब्स आर द सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो उसको 6 कोनों में, जैसे ये है 6 कोनों के हिसाब से उसको हेक्सागोनल शेप में है कार्बन एटम है विच मेक फॉर्म बाय रोलिंग अप ए सिंगल शीट ऑफ द ग्रेफिन। तो सिंगल ग्रेफिन की सिंगल शीट होती है, या उसको सिंगल शीट को सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब भी बोलते हैं। और बाय रोलिंग अप मल्टीपल शीट ऑफ द ग्रेनिफाइड मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब बोलते हैं। अगर कई मान लो सीट है, जैसे आपकी ऐसे सीट्स हैं, ये सीट बनी हुई है हेक्सागोनल कार्बन के, ऐसे ऐसे करके बनी हुई है। तो एक सीट है तो मल्टी को भी यूज कर सकते हैं, एक सीट इसके ऊपर रख सकते हैं ऐसे ऐसे ही, तो मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब्स बोलते हैं। नैनो तो ऐसे नैनोट्यूब है, देखो ये आपकी इमेज, ये राउंड शेप का है और 6 हेड में बना हुआ है और इसको रोल कर दिया गया है। ये सिंगल वॉल में भी थे, मल्टी लेयर में भी हो सकती है क्योंकि इनका साइज नेग्लिजिबल टाइप में होता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। द रोलिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ग्रेफिन लेयर्स डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उसकी डायरेक्शन बताती है किस डायरेक्शन में रोल किया गया है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बताती है। द रोलिंग एक्शन imposes a distinct direction with respect to the hexagonal lattice and axial direction. Depending on the relation between axial direction and the unit vectors describing the hexagonal lattice, the nanotubes may behave electrically as either a metal or semiconductor. ये मेटल भी हो सकते हैं या सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। दे कैन बी यूज, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आइदर ए सिंगल वाल्ड विद ए डायमीटर ऑफ लेस देन नैनोमीटर और मल्टीपल वाइल consist of the several concentric interlinked nanotubes with diameter reaching up to the 100 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के यूज कर सकते हैं, लेयर के हिसाब से उसको यूज करेंगे तो 100 नैनोमीटर तक पहुंच जाएंगे। फील्ड एमिशन इज एसोसिएटेड विद द टनलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टिप टू द वैक्यूम। फील्ड एमिशन क्या होता है कि टनलिंग कर देते हैं, इनको एक लाइन में जोड़ देते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टिप टू इनटू वैक्यूम अंडर application of a strong electrical field. Carbon nanotubes are suitable for the field emission because they possess the following properties. जैसे हाई एस्पेक्ट रेशियो होता है, स्मॉल रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ देयर एट देयर टिप्स, हाई केमिकल स्टेबिलिटी होती है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। तो ये यूज कर सकते हैं हम इसको। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है।
That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. As you know, it is totally paid content. And friends, thanks for watching. Bye.